प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तुलनात्मक राजनीति अचानक ही स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था में नहीं पहुँची है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है और इसके विकास का एक लंबा इतिहास रहा है और यह इतिहास अनेक उतार चढ़ावों से परिपूर्ण रहा है। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि इसका विकास किस प्रकार हुआ। तुलनात्मक राजनीति का विकास अरस्तु से माना जाता है। पुनर्जागरण युग में मैकियावली, बुद्धिवाद के युग में मॉन्टेस्क्यू तथा 19वीं शताब्दी में मार्क्स, मील, बेजहार्ट, मोस्का आदि को प्रकाश स्तंभ माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम को निम्न कालक्रम के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत धारणा। तुलनात्मक राजनीति का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना राजनीतिक चिंतन का इतिहास है। इसका सर्वप्रथम लेखक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार प्रदान करता है। अरस्तु ने संसार में प्रचलित 158 संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण करके निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर राज्य के सिद्धांतों का निरूपण किया। उसने ही सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से अलग करके एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीति की अध्ययन पद्धतियों संबंधी प्रश्न उठाए और अनेक प्रश्नों का स्वयं इस पुस्तक में उत्तर भी दिया। अरस्तु ने प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में वस्तु स्थितियों का यथार्थ रूप में निरीक्षण और अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि अरस्तु तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तक होने के कारण तुलनात्मक राजनीति के संस्थापक भी थे। उन्होंने सरकारों के वर्गीकरण के लिए सुनिश्चित आधार बताए और तुलनात्मक पद्धति को प्रचलित किया। इसलिए अरस्तु का तुलनात्मक राजनीति में विशेष स्थान व महत्व है। नंबर 2, मैकियावली व पुनर्जागरण काल। मैकियावली ने 15वीं-16वीं शताब्दी में अरस्तु की विधि को फिर से अपनाया। इस काल में इस बात को बल मिला कि राज्य उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि इसका निर्माण किया गया है। मैकियावली ने बताया कि राज्य मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार से रचे गए राज्य विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इनमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे हो सकते हैं। यह अच्छे और बुरे का ज्ञान केवल तुलनात्मक अध्ययन से ही हो सकता है। मैकियावली ने वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाकर समकालीन परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, अपने युग की समस्याओं को समझा और फिर निष्कर्ष निकाले। उसने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहास का समन्वय किया। उसने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। मैकियावली ने सर्वोत्तम राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना को अनिवार्य माना। उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में शासकों को परामर्श देने के लिए विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं व शासकों के कार्यों का अध्ययन किया और उनकी परस्पर तुलना करके निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि मैकियावली की तुलनात्मक राजनीति को देन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम में आगे आता है मॉन्टेस्क्यू व बुद्धिवाद का युग। मॉन्टेस्क्यू ने
अनुभव व पर्यवेक्षण पर आधारित ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, जिसे वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसने राजनीतिक प्रश्नों का विवेचन वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया, न कि राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर। उसने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि किसी देश में ठीक शासन सामाजिक व पारिस्थितिक दशाओं के अनुकूल ही हो सकता है। उसका मत था कि तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही यह देखा जा सकता था कि विभिन्न समाजों में से कौन से समाजों के संगठन अच्छे हैं। इसी के द्वारा ही वह देख सकता था कि इन संगठनों को बदलने के लिए मनुष्यों ने किस प्रकार प्रयत्न किया और उनके प्रयत्न कहाँ तक सफल हुए या नहीं हुए, और उनकी सफलताओं व असफलताओं के क्या कारण रहे। इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उसे तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेना पड़ा। इसमें आगे आता है इतिहासवाद का युग। मॉन्टेस्क्यू के तुरंत बाद इतिहासवाद का युग आया। इस युग की राजनीतिक विचारधाराओं की भूमिका तुलनात्मक राजनीति के संबंध में नकारात्मक ही रही। इसका अर्थ यह है कि इस युग में तुलनात्मक पद्धति के विकास को प्रत्यक्ष रूप में प्रोत्साहन नहीं मिला, परंतु इस इतिहासवाद की परिस्थिति को तुलनात्मक राजनीति की विरोधी नहीं कहा जा सकता। अब मॉन्टेस्क्यू की तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी वे सब समाप्त हो गई और इतिहासवादी युग के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी प्रवृत्तियां निकली जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में आगे चलकर तुलनात्मक पद्धति को प्रोत्साहन दिया, और इन इतिहासवादी प्रवृत्तियों के बाद ऐसी सामग्री सामने आई जिस पर आज की तुलनात्मक राजनीति खड़ी हुई है। इसलिए इस युग का तुलनात्मक राजनीति के विकास में बड़ा योगदान है। यद्यपि यह योगदान नकारात्मक ही रहा, लेकिन इसे समझे बिना तुलनात्मक राजनीति में आगे के विकास को नहीं समझा जा सकता। इसमें अगला युग है राजनीतिक विकासवाद का युग। राजनीतिक विकासवाद का युग इतिहासवाद के अनुरूप ही कहा जा सकता है। इस समय की विचारधाराओं में इतिहासवादी धारणाओं का सा संकेत मिलता है। इसके अनुयायी भी यह जानना चाहते थे कि राजनीतिक समाज का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये भी उस मंजिल की तलाश में व्यस्त रहे जिस तक राज्य विकास करता हुआ पहुंचना चाहता है। ये भी इतिहासवाद की तरह ही विकास के पीछे प्रेरक कारणों को जानना चाहते थे, परंतु यह नहीं सोचना चाहिए कि इतिहासवादी विचारकों और विकासवादी विचारकों में कोई भिन्नता नहीं थी। वास्तव में इन दोनों में असमानताएं अधिक थी। विकासवादी इतिहासवादियों की तरह कल्पना में विश्वास नहीं रखते थे। वे वास्तविक जीवन के तथ्यों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास क्रम समझना चाहते थे। इसलिए ही यह कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति विकासवादी धारणाओं रूपी पुल से आगे बढ़ सकी है। इस क्रम में आगे आता है प्रारंभिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों की देन। मैक्स वेबर, पेरेटो, मिचेल्स व मोस्का आदि का तुलनात्मक राजनीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इन समाजशास्त्रियों का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में विशेष योगदान रहा। सही अर्थों में ये समाजशास्त्री तुलनात्मक राजनीति को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक रहे हैं। आज की तुलनात्मक राजनीति पर इन्हीं समाजशास्त्रियों ने प्रकाश डाला जो आगे चलकर तुलनात्मक अध्ययन के आधार बने। इस प्रकार राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें आगे आता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास। दूसरे विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति में कई महत्वपूर्ण विकास हुए, परंतु यह सब बहुत मंद गति से इसको आगे बढ़ा पाए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं में आई उथल पुथल ने तुलनात्मक राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य बना दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद
तुलनात्मक राजनीति में जो परिवर्तन आए उनमें पहला है तुलनात्मक राजनीति के आनुभविक क्षेत्र का विस्तार। तुलनात्मक राजनीति के आनुभविक क्षेत्र का विस्तार युद्ध से पहले व युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुआ था। इसके विस्तार को समझने के लिए राजनीतिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। संक्षेप में राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। युद्ध से पहले तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल पश्चिमी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित था, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि भविष्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र ही अधिक प्रचलित होगा। ऐसी दृढ़ आस्था थी, इसलिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन होता था। परंतु पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र का संकट, जर्मनी व इटली में अधिनायकवाद का उदय, रूस में निर्दय व हिंसक अत्याचारों के कारण तुलनात्मक राजनीति में लोकतंत्र के साथ साथ अधिनायकवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन होने लगा, और इस प्रकार इन विशेष राजनीतिक परिस्थितियों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार किया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का सीमा विस्तार अत्यधिक बढ़ गया। अब तुलनात्मक राजनीति में लोकतंत्र, अधिनायकतंत्र, साम्यवाद, विकसित व विकासशील देश और पश्चिमी व नवोदित सभी राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाने लगा। दूसरा इसमें आता है वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अधिक जोर। सामान्य बुद्धि के आधार पर निष्कर्ष निकालने के स्थान पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अधिक जोर दिया जाने लगा। वैज्ञानिक परिशुद्धता को अधिक महत्व देने का कारण यह है कि इस समय सभी समाजशास्त्रों में व्यवहारवादी क्रांति का बोलबाला था। व्यवहारवादी कठोर परिशुद्ध से ऐसे सिद्धांत निर्मित करने में लगे जिन्हें परिमाणात्मक विधियों से परखा जा सके। इस क्रांति से न राजनीति विज्ञान अछूता रहा और न ही तुलनात्मक राजनीति बच सकी। व्यवहारवादियों द्वारा प्रस्तुत यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के लिए वरदान साबित हुआ। अगला है इसमें गैर राजनीतिक। तुलनात्मक राजनीति में राजनीति से संबद्ध गैर राजनीतिक तत्वों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाने लगा, जैसे कबीले, संप्रदाय आदि। इनका भी तुलनात्मक विश्लेषण किया जाने लगा। अगले तथ्य आता है इसमें तुलनात्मक विश्लेषणों में नई विधियों का प्रयोग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में नए नए दृष्टिकोण प्रतिपादित होने लगे। इनमें संरचनात्मक, कार्यात्मक, व्यवस्थात्मक, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण व मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण प्रमुख हैं। परंतु दृष्टिकोणों की दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति आज भी अनिश्चय की अवस्था में है। उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों में से कोई भी पूर्ण राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन दृष्टिकोणों की खोज जारी है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने तुलनात्मक राजनीति में नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इनके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया गया। अब तुलनात्मक राजनीति में गैर पाश्चात्य व्यवस्थाओं का भी अध्ययन होने लगा है। वैज्ञानिक परिशुद्धता का समावेश हुआ है। वह राजनीति के व्यापक परिवेश के प्रति चिंता बढ़ी है और नवीन अध्ययन दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख चिन्हों के संक्षिप्त विवेचन के बाद निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अनेक उतार चढ़ावों, आशाओं, निराशाओं व प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद आज तुलनात्मक राजनीति एक अलग अनुशासन की अवस्था में पहुंच रही है, जिसमें अवधारणाओं, अध्ययन पद्धतियों व विश्लेषण दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति पाई जाती है।